गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आप लोग का 12th का एग्जामिनेशन प्रारंभ हो चुका है। मतलब नजदीक ही एग्जाम डेट है आप लोग का, 2-3 दिन बचा हुआ है। तो उससे से रिलेटेड आपको नारायण कॉमर्स हजारीबाग के द्वारा कुछ अकाउंट का कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। अकाउंट का कंप्लीट इंफॉर्मेशन कहने का मतलब है कि अकाउंट में जो भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का सारा आपको इंपॉर्टेंट जो नोट्स है, जो ऑब्जेक्टिव का सारा कंटेंट वो सारा दे दिया गया है, लेकिन जो सब्जेक्टिव के तहत जो क्वेश्चन आएंगे उन सारे कंटेंट को एक बार आप लोग को रिवीजन कर दिया जा रहा है, जिसको यदि आप ध्यान देखते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। सबसे पहले हमारा जो अकाउंट का पहला टॉपिक है वो हम लोग का है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये बिजनेस का नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बिजनेस का दो एक्टिविटी होता है, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट और देन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव होता है सोसाइटी को किसी प्रकार से डेवलप करना। तो समाज को डेवलप करने के लिए जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम वर्क करते हैं, वो हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। उसी के तहत जो अकाउंटिंग वर्क करते हैं वो हमारा होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम होता है किसी भी तरीके से, किसी भी ढंग से समाज का विकास किया जाए, जिसमें स्कूल होते हैं, चैरिटी क्लब होते हैं, टेम्पल होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। वो सब क्या करते हैं, किसी न किसी रूप से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के तहत सोसाइटी का डेवलपमेंट करते हैं, समाज का विकास करते हैं। तो ये एनपीओ के बारे में पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस डिफिनेशन ले देंगे। इसको बनाने का 3 मेथड होता है। पहला होता है रिसीव पेमेंट, दूसरा होता है इनकम एक्सपेंडिचर और तीसरा होता है बैलेंस शीट। पहला होता है रिसीव पेमेंट, दूसरा होता है इनकम एक्सपेंडिचर, तीसरा होता है बैलेंस शीट। इसके साथ ही साथ आपको इनकम एक्सपेंडिचर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत कुछ बेसिक टॉपिक, शॉर्ट टॉपिक होता है, जिसमें आपका सब्सक्रिप्शन आता है, फंड आता है, कंज्यूमर गुड्स आता है, लॉकर रेंट आता है, टूर्नामेंट फंड आता है, इंडोर्समेंट फंड आता है, बहुत सारे कंटेंट है। उस सारे कंटेंट को रिपीट करिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सबसे पहले रिसीव एंड पेमेंट। तो रिसीव पेमेंट होता क्या है? तो ये याद रखें कि रिसीव पेमेंट इज द रियल अकाउंट। यह एक रियल अकाउंट है जिसके अंतर्गत जितने भी हमारा एक्सपेंसेस होते हैं और जितना भी इनकम होता है उसको हम शो करते हैं। किसी भी गैर पारित संगठन को किसी भी टर्म से यदि पैसा अर्न होता है तो उसके लिए रिसिप्ट होता है, और जो खर्च होता है उसके लिए क्या होता है? पेमेंट होता है। तो बेसिकली रिसिप्ट पेमेंट जो होता है ये हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाने का पहला प्रारूप होता है। रिसिप्ट जो होता है वो आपका डेबिट साइड में होता है और पेमेंट जो होता है वो आपका क्रेडिट साइड में होता है, लेफ्ट देन राइट साइड में होता है। रिसिप्ट के तहत ऑल एक्सपेंसेस को, ऑल इनकम को पुट आउट करते हैं, देन पेमेंट के तहत ऑल एक्सपेंसेस को पुट करते हैं। रिसिप्ट साइड में जब आप फॉर्म बनाते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। याद रखिएगा, रिसिप्ट पेमेंट बनाते हैं इसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं? टू बैलेंस बीडी लिखते हैं। वहां पे लिखेंगे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। उसके तहत कुछ टर्म होता है जिसमें टू सब्सक्रिप्शन होता है, टू लॉकर रेंट होता है, टू ऑल फी होता है, टू ऑल फंड होता है, टू हमारा ऑल इनकम होता है, टू सेल ऑफ एसेट्स होता है, टू रेंट ऑफ हॉल होता है। मतलब किसी भी टर्म से जो पैसा अर्न हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो आपका रिसिप्ट साइड में होता है। और एक्सपेंसेस में क्या करते हैं? ऑल एक्सपेंसेस को पुट करते हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल सिक्योरिटी होता है, सैलरी होता है, पोस्टेज होता है, टेलीग्राम होता है, परचेज और सेल ऑफ एसेट्स होता है, कंडीशन पुट करते हैं। उसके बाद दोनों साइड जोड़ देते हैं। यदि आपका ओपनिंग दिया रहता है तो क्लोजिंग निकलेगा, और क्लोजिंग दिया रहेगा तो क्या निकलेगा? ओपनिंग निकलेगा। मतलब बीडी हो तो सीडी निकलेगा और सीडी हो तो क्या निकलेगा? बीडी निकलेगा। इसके बाद हम बनाते हैं रिसीव एंड पेमेंट के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली जान लीजिए रिसीव पेमेंट की तरह ही हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन कुछ कंटेंट को हम इनकम एक्सपेंडिचर नहीं डालते हैं। ऑल रिसीव्स आर इनकम बट नॉट यूज टू ओपनिंग एज सेल ऑफ एसेट्स। मतलब जितना भी रिसिप्ट होता है वो सारा हमारा इनकम होता है, लेकिन इसमें ओपनिंग कैश और सेल ऑफ एसेट्स का यूज नहीं करते हैं। और ऑल पेमेंट आर एक्सपेंडिचर, और जितना पेमेंट होता है सारा एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन इसके तहत जितना भी क्लोजिंग कैश होता है और परचेज ऑफ एसेट्स होता है उसका यूज नहीं करते हैं। बेसिकली जब हम बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर, तो इनकम एक्सपेंडिचर जो होता है एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट होता है। इनकम एक्सपेंडिचर के तहत जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो टू साइड में होते हैं, और जितने भी इनकम होते हैं वो आपके बाई साइड में होते हैं। एक्सपेंडिचर साइड में क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर यदि हमारा
बड़ा होता है, एक्सपेंडिचर यदि हमारा इनकम से कम होता है, एक्सपेंडिचर यदि हमारा इनकम से कम होता है, तो उस कंडीशन में जो बैलेंस आता है उसको हम लिखते हैं सरप्लस और लिखते हैं एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और यदि हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और इनकम कम होता है तो लिखते हैं बाय डेफिसिट, उसके बाद लिखते हैं एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। कंटेंट लिखेंगे, ये फॉर्मूला बता रहे हैं ताकि यदि आपको इसके बारे में पूछता है तो उस कंटेंट को लिखने के बाद आप क्या करेंगे, फॉर्मूला देंगे। इसलिए बात बता रहे हैं कि ऑल रिसीव्ड्स आर इनकम बट ऑल पेमेंट आर एक्सपेंडिचर बट नॉट यूज्ड टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश, सेल एंड परचेज। जब हमारा ये बनेगा उसके बाद यदि पूछता है सब्सक्रिप्शन के बारे में, भाई सब्सक्रिप्शन होता क्या है? सब्सक्रिप्शन मतलब होता है चंदा। चंदा मतलब क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जब आप मेंबर बनते हैं, किसी भी संगठन के जब आप सदस्य बनते हैं, तो सदस्य बनने के लिए जो चार्ज पे करते हैं, जो मेंबरशिप फी जमा करते हैं, उस फी को हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जब बनता है तो हमेशा एक क्लोजिंग बनता है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सब्सक्रिप्शन, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग फॉर्मेट खींचते हैं, फॉर्मेट में सबसे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन अमाउंट, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो भी आपको दिया रहेगा वो अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद इसमें दो आइटम प्लस करते हैं, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंडिंग ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंडिंग ईयर, और दूसरा एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग ईयर। हमने क्या बोला, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंडिंग ईयर और एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग ईयर, इसको प्लस कर देंगे और इसका उल्टा क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मतलब कहते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग को माइनस करेंगे और एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग को माइनस कर देंगे, जो निकलेगा हमारा क्या कहलाएगा, सब्सक्रिप्शन कहलाएगा। अगला कंटेंट है हमारा फंड। फंड क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट के द्वारा जो मैक्सिमम उस काम को अच्छे रूप से करने के लिए दिया जाता है, मतलब सरकार के द्वारा जो राशि दिया जाता है वो राशि उस संस्था के लिए फंड कहलाता है। टूर्नामेंट फंड हो गया, क्रिकेट फंड हो गया, हॉर्निज्म फंड, क्रिकेट फंड हो गया, टूर्नामेंट फंड हो गया, फिर हमारा बहुत सारा फंड हो गया सर, जनरल फंड हो गया, इंडोजमेंट फंड हो गया। इंडोजमेंट फंड क्या होता है, इंडोजमेंट फंड होता है जिसको हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी जायदाद को, अपनी संपत्ति को किसी ऑर्गेनाइजेशन को जब डोनेट किया जाता है तो वह फंड, वह राशि क्या कहलाएगा, इंडोजमेंट फंड कहलाएगा। वसीयत के रूप में किसी भी गैर व्यापारिक संस्था को जो राशि दी जाती है उस व्यक्ति के द्वारा, तो वो राशि हमारा कहलाता है इंडोजमेंट फंड। इसमें एक कंटेंट आता है जैसे हमारा कंज्यूमर गुड्स, उपभोग सामग्री। भाई कंज्यूमर गुड्स होता क्या है, जितने भी कंटेंट बता रहे हैं उस कंटेंट में फॉर्मेट जो बनाएगा सर। तो कंज्यूमर गुड्स होता क्या है, कंज्यूमर गुड्स होता है उपभोग सामग्री। उपभोग सामग्री मतलब होता है कि किसी भी गैर व्यापारिक संस्था द्वारा उस संस्था के में यूटिलाइज होने वाले गुड्स को, उस संस्था को डेवलप करने के लिए, उस संस्था में प्रयोग होने वाली वस्तुओं का जो प्रयोग किया जाता है वह उस संस्था क्या कहलाएगा, कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा। कंज्यूमर गुड्स में क्या करते हैं, सबसे पहले कंज्यूमर गुड्स परचेज लिखते हैं, 3 आइटम प्लस करते हैं, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग क्रेडिटर। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग क्रेडिटर, और इसका 3 आइटम जो है माइनस कर देंगे, जो निकलेगा वो कहलाएगा कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स के बाद हमारा एक टॉपिक आता है लॉकर रेंट। भाई लॉकर रेंट क्या होता है, लॉकर रेंट होता है कि गैर व्यापारिक संस्था के अंतर्गत बैंक के द्वारा लोगों को, उनको सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपनी संपत्ति को, कीमती वस्तुओं को बैंक में सेफ रख सके और उसके बदले में उस बैंक को कुछ चार्ज पे करे, जो हमारा एक प्रकार का लॉकर रेंट कहलाता है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम कहलाता है, लॉकर रेंट। इसी कंटेंट के तहत हमारे इसमें बहुत सारा टॉपिक है, जैसे हमारा है लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप क्या होता है, जितने मेंबर होते हैं सभी का हमारा जो पॉलिसी होता है, सभी के द्वारा जो सभी को जो फी पेमेंट करते हैं वो हमारा क्या होता है, लाइफ मेंबरशिप फी। तो ये कंटेंट हमारा सिर्फ एनपीओ का कंटेंट था। अगला टॉपिक हमारा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अगला टॉपिक हमारा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आपको पार्टनरशिप के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्राप्त करना है। भाई पार्टनरशिप फर्म होता क्या है, ये कब स्टार्ट किया है, इसमें मेंबर क्या होते हैं, एग्रीमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा होता है साझेदारी फर्म क्या है। तो साझेदारी फर्म जो होता है, पार्टनरशिप फर्म इज ए पार्ट ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यह व्यवसायिक संगठन का एक ऐसा प्रारूप है जिसके अंतर्गत जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसायिक फर्म को एक समझौते पत्र के तहत प्रारंभ करते हैं तो उसे हम साझेदारी फर्म कहते हैं। मतलब इस फर्म के लिए एग्रीमेंट का होना आवश्यक है। तो साझेदारी फर्म जो होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930
32 के तहत प्रारंभ किया गया है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि जब पार्टनर के बीच समझौता होता है तो उनके बीच साझेदारी समझौता पत्र या संलेख पत्र का होना आवश्यक है। उस संलेख पत्र में उस फर्म से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को सबमिट किया जाता है, जिससे भविष्य में पार्टनर के बीच विवाद नहीं होता है। तो भाई उस एग्रीमेंट के तहत इंफॉर्मेशन क्या है? मेन इंफॉर्मेशन है कि मिनिमम 2% होना चाहिए। मेन इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए? उसमें रेशियो रहना चाहिए। यदि रेशियो नहीं होता है तो इक्वली डिवाइड करते हैं। साथ ही साथ इंटरेस्ट लोन पे 6% रेट लगता है। इसमें क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होता है तो इसके तहत पार्टनर का सारा इंफॉर्मेशन सबमिट किया जाता है कि उनके द्वारा क्या लाया जाए क्या नहीं लाया जाए। तो सारा इंफॉर्मेशन जहां पुट करते हैं उसको हम कहते हैं डीड पेपर, मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट पेपर। उस एग्रीमेंट पेपर में क्या होता है? फर्म का नाम होता है, नेम ऑफ फर्म एंड एड्रेस, फर्म में सदस्यों जो मेंबर होते हैं उनका नाम पता होता है, उनके द्वारा लगाई पूंजी होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, कमीशन होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप होता है, डेथ ऑफ पार्टनरशिप होता है, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड, जिससे क्या होता है हमारा पार्टनरशिप फर्म को चलाने में कोई समस्या नहीं होता है। तो पार्टनरशिप फर्म जो होता है ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है, जिसके तहत सोल ट्रेड में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है उन समस्याओं को दूर किया जाता है पार्टनरशिप फर्म के द्वारा। तो पार्टनरशिप के तहत ये हमारा फंडामेंटल पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? इंटरेस्ट ड्राइंग होता है आहरण पर ब्याज। आहरण ब्याज होता है कि यदि कोई पार्टनर किसी भी कंडीशन से फर्म से पैसा विड्रॉ करता है तो उस कंडीशन में उसको उस संस्था को एक लिमिटेड टाइम के बाद इंटरेस्ट जमा करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो उस संस्था के लिए इनकम कहलाता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस संस्था क्या कहलाता है? लॉस कहलाता है। तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कंडीशन में इसमें आपका कंडीशन ईयरली बेसिस है, क्वार्टरली बेसिस है, 3 मंथ बेसिस है, क्वार्टरली बेसिस है, 6 मंथ बेसिस है, 9 मंथ बेसिस है। तो ईयरली बेसिस में यदि आप फर्स्ट मंथ में विड्रॉ करते हैं, ईयरली बेसिस में यदि फर्स्ट मंथ में पैसा विड्रॉ करते हैं तो इंटरेस्ट ड्राइंग का फॉर्मूला होता है ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 6.5/12। 6.5/12 यदि पैसा आप मंथ के एंड में विड्रॉ करते हैं, यदि आप मंथ के एंड में पैसा विड्रॉ करते हैं तो फॉर्मूला होता है ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 5.5/12। यदि आप डिफरेंट डेट को पैसा विड्रॉ करते हैं, अलग अलग तारीख को विड्रॉ करते हैं, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला होता है ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। लेकिन यदि पैसा मंथ के बीच में विड्रॉ करते हैं, मंथ के बीच में तो 6 मंथ में, या डेट नहीं दिया गया हो, तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला होता है ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू आपका होगा 6/12। 6/12 ये आपका कब होगा? जब आपका हाफ हो। तो इंटरेस्ट ड्राइंग निकालने का डिफरेंट कंडीशन होता है, उसी कंडीशन में फर्स्ट मंथ हो, लास्ट मंथ हो, डिफरेंट डेट हो या हाफ मंथ हो, उस कंडीशन में हम इंटरेस्ट ड्राइंग करते हैं। साथ ही साथ इसमें हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है। ये पीएल एप्रोप्रिएशन होता क्या है? पीएल एप्रोप्रिएशन होता है एक प्रकार का पार्टनरशिप फर्म में जब हमारा एग्रीमेंट होता है पार्टनर के बीच, तो उनका डिटेल इंफॉर्मेशन जिसमें सबमिट करते हैं उसको हम कहते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन, जिसको होता है लाभ हानि समायोजन। तो लाभ हानि समायोजन में क्या सबमिट होता है? लाभ हानि के डेबिट साइड में होता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट लोन जिसका रेट 6% होता है, टू सैलरी, टू कमीशन, टू जनरल रिजर्व। बाय में होता है बाय नेट प्रॉफिट बिफोर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यदि हमारा क्रेडिट ज्यादा हो, डेबिट कम हो तो प्रॉफिट, डेबिट ज्यादा हो, क्रेडिट कम हो तो लॉस। कंडीशन के तहत हम पीएल एप्रोप्रिएशन सॉल्व करते हैं। जब पीएल एप्रोप्रिएशन सॉल्व करते हैं तो उसके बाद हमारा कंटेंट आता है गुडविल। अगला टॉपिक, तो भाई गुडविल होता क्या है? अगला कंटेंट है गुडविल, ख्याति। तो ख्याति जो होता है ये किसी भी फर्म के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यदि किसी भी फर्म को ग्रोथ किया जाए, यदि किसी फर्म का डेवलपमेंट होता है तो इंपॉर्टेंट करता है उसके गुडविल पे। यदि उसका गुडविल, उसका ब्रांड, उसका नाम अच्छा है तो ऑटोमेटिक उसका फर्म डेवलप करता है, चाहे उसका सोल ट्रेड हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो। तो गुडविल जो होता है ये पार्टनरशिप फर्म के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, या किसी फर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म कहता है। तो गुडविल जो होता है इसका नेचर जो होता है वो कुत्ते की तरह होता है, बिल्ली की तरह होता है, चूहे की तरह होता है, इसका नेचर होता है। भाई इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो करता है। यदि आपका नेचर, बिहेवियर सब चीज अच्छा है, ब्रांड सही है, रेपुटेशन सही है, बढ़िया है, तो ऑटोमेटिक आप बिजनेस क्या होता है? ग्रो होता है। तो गुडविल को मेजरमेंट करने का 3 मेथड होता है। पहला मेथड होता है एवरेज मेथड।
एवरेज मेथड बनाने का दो विधि होता है, एक होता है सिंपल मेथड, एक होता है वेटेड मेथड। सिंपल मेथड जो होता है इसमें निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। हमने क्या बोला, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, और गुडविल इक्वल टू फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। दूसरा हमारा टॉपिक होता है इसमें वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट बटा नंबर ऑफ वेट। वेटेड प्रॉफिट इक्वल टू होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेट, और गुडविल इक्वल टू होता है वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो ये गुडविल के तहत हमारा सिंपल मेथड हुआ। दूसरा हमारा है वेटेड, वेटेड भी हो गया। अगला हमारा है सुपर मेथड। सुपर मेथड जो होता है ये बेसिकली एवरेज मेथड के बाद है। तो सुपर मेथड इसका फॉर्मूला होता है, तो सुपर मेथड में निकालते हैं सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जहां गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, ये आपका सुपर प्रॉफिट। तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट जो होता है इसमें फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट। एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट, और गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट माइनस कैपिटल, जहां कैपिटल इक्वल टू होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स माइनस, तो बेसिकली ये गुडविल हुआ। तीसरा हमारा टॉपिक है प्रॉफिट शेयर रेशियो। प्रॉफिट शेयर रेशियो ये भी पार्टनरशिप फर्म का एक पार्ट होता है, लाभ हानि विभाजन। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में जब भी प्रॉफिट लॉस को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने का दो कंडीशन, एक कंडीशन होता है हमारा सैक्रिफाइस रेशियो, एक होता है गेनिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है? सैक्रिफाइस रेशियो होता है कि जब पार्टनर को आप अपना हिस्सा त्याग कर रहे हैं, दे रहे हैं, जब न्यू पार्टनर को ओल्ड पार्टनर के द्वारा अपना हिस्सा दिया जाता है तो ओल्ड पार्टनर उस कंडीशन अपना हिस्सा सैक्रिफाई कर रहा है, किसके लिए? ओल्ड पार्टनर के लिए। तो सैक्रिफाइस रेशियो कौन होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देन दूसरा होता है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो होता है कि जो बंदा सैक्रिफाई कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है, जो बंदा दे रहा है वो सैक्रिफाई, लेकिन जो रिसीव कर रहा है वो उसके लिए क्या हो? गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग का फॉर्मूला क्या हो गया? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जैसे ही हम लोग सैक्रिफाई और गेनिंग रेशियो पढ़ते हैं फॉर्मूला के आधार पे, सैक्रिफाई रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जब हम लोग सैक्रिफाई गेनिंग पढ़ते हैं तो इसमें एक कंटेंट आता है प्रॉफिट लॉस एंड जर्नलिज्म। तो बेसिकली याद रखिएगा प्रॉफिट लॉस का एंट्री होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और जर्नलिज्म का होता है जर्नलिज्म टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यदि डेबिट बैलेंस दिया गया हो, यदि प्रॉफिट लॉस और जर्नलिज्म डेबिट बैलेंस दिया गया हो तो उस कंडीशन में एंट्री होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड जर्नलिज्म अकाउंट डेबिट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जर्नलिज्म अकाउंट। इसको हमेशा डिवाइड करते हैं ओल्ड रेशियो में। जब कंडीशन हम लोग प्रॉफिट से रेशियो डिवाइड कर देते हैं तो उस कंडीशन के बाद हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर, साझेदार का प्रवेश। भाई साझेदार का प्रवेश होता क्या है? साझेदार का प्रवेश होता है कि जब पार्टनरशिप डीड के तहत, जब एग्रीमेंट के तहत जब कोई न्यू पार्टनर फर्म में एंट्री करता है, जब नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है तो पुराने साझेदारों के सहमति के आधार पर जब उसको एंट्री किया जाता है, जब उसको फर्म में प्रवेश किया जाता है तो उसको हम कहते हैं साझेदार का प्रवेश। मतलब जब तक ओल्ड पार्टनर का राय विचार नहीं होगा, जब तक पुराने साझेदार का विचार नहीं दिया जाएगा, उनका विचार समझौता नहीं होगा, तब तक न्यू पार्टनर को फर्म में एंट्री नहीं मिलता है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में चेंजिंग क्या होता है? एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप कंडीशन में चेंजिंग होता है न्यू रेशियो, चेंजिंग क्या होता है? सैक्रिफाइस रेशियो, चेंजिंग क्या होता है? गुडविल। उस कंडीशन में क्या होता है कि जब न्यू पार्टनर फर्म में एंट्री करता है, जब न्यू पार्टनर फर्म में एंट्री करता है तो वह अपने साथ दो चीज लाता है, कैपिटल भी लाता है, गुडविल लाता है। बेसिकली एंट्री बता चुके हैं। जब न्यू पार्टनर फर्म में एंट्री करता है तो उस कंडीशन में उसके द्वारा जो लाया जाता है कैपिटल और गुडविल या प्रीमियम, तो उसका एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट या प्रीमियम अकाउंट। हमने क्या एंट्री बोला? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। और दूसरा एंट्री होता है गुडविल अकाउंट डेबिट या प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिसको डिवाइड किया जाता है हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो में। किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। तीसरा एंट्री होता है हमारा यदि ओल्ड पार्टनर उस गुडविल अमाउंट को विड्रॉ करता है, निकालता है, तो उसका एंट्री होता है हमारा ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसको हम विड्रॉ करते हैं ओल्ड रेशियो में। कौन रेशियो में? ओल्ड। तो तीन एंट्री बताए बेसिकली ये एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। अब एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के तहत जब हम लोग रिवैल्यूएशन बनाते हैं तो उस कंडीशन में चार एंट्री इंपॉर्टेंट करता है। एक होता है इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा होता है डिक्रीज इन एसेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तीसरा होता है इंक्रीज इन लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। और चौथा एंट्री होता है डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बेसिकली ये हमारा एसेट्स और लायबिलिटी का। तो कंडीशन कभी पूछता है कि भाई रियलाइजेशन होता क्या, रिवैल्यूएशन होता क्या है? रिवैल्यूएशन मतलब होता है या रियलाइजेशन मतलब होता है कि किसी भी कंडीशन फर्म में चेंजिंग आ रहा है,
चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, किसी भी कंडीशन फर्म में चाहिए होता है तो उस कंडीशन में हम आते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता, जिसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बोलते हैं? या रिवैल्यूएशन अकाउंट। कंडीशन हमारा ये एडमिशन हो गया। अब हमारा है डेथ ऑफ पार्टनरशिप। तो डेथ ऑफ पार्टनरशिप पहले ही चैप्टर है रिटायरमेंट पार्टनरशिप। तो रिटायरमेंट पार्टनरशिप होता क्या है? रिटायरमेंट पार्टनरशिप होता है कि किसी भी कंडीशन से, एग्रीमेंट में पहले लिखा है, किसी भी कंडीशन से यदि फर्म का कोई साझेदार काम करने की इच्छुक नहीं हो, या उसका तबीयत खराब हो जाए, यदि वो लाचार हो जाए, यदि उसका उम्र खत्म हो जाए, यदि किसी कारण से फर्म में विवाद हो जाए, मतलब किसी भी कारण से फर्म में वह काम नहीं करता है, तो उस कंडीशन में उसको फर्म से रिटायर कर दिया जाता है, उसको अवकाश कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। रिटायरमेंट पार्टनरशिप मान लीजिए एबीसी पार्टनर रेशियो इक्वली है, हमारा ए रिटायर कर बचा बी और सी, तो इसका रेशियो क्या होगा? 1:1। तो कंडीशन हमारा रिटायरमेंट पार्टनरशिप भी जो होता है ये उस कंडीशन होता है जब कोई साझेदार काम करने योग्य ना हो, या उसका उम्र सीमा खत्म हो गया हो, या किसी कारण से वह विवाद कर दिया हो फर्म में, तो उस कंडीशन में क्या होता है? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप होता है। अगला हमारा टॉपिक इसमें है डेथ ऑफ पार्टनरशिप। डेथ ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? डेथ ऑफ पार्टनरशिप नाम से साझेदार की मृत्यु, मतलब इस कंडीशन में यदि हमारा साझेदारी संलेख के तहत किसी भी फर्म में किसी भी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में उसकी सारी संपत्ति को उसके उत्तराधिकार को सौंप दिया जाता है, उसके नॉमिनी पर्सन को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि किसी प्रकार का विवाद होने का डर नहीं होता है। तो सारी इंफॉर्मेशन हम किससे सबमिट करते हैं? ये सारा हमारा इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट पेपर में ही सबमिट रहता है, जिससे भविष्य में विवाद होने का डर नहीं होता है। उसके बाद इसमें टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। भाई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है साझेदारी फर्म का विघटन। कहने मतलब है कि यदि एग्रीमेंट में पहले ही डील लिया जाता है कि फर्म को 10 साल के बाद बंद किया जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यदि फर्म को लॉस हो रहा है तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब यदि फर्म को हानियों का सामना करना पड़ा है, या फर्म को दायित्वों का सामना करना पड़ रहा है, या बैंक उसके ऊपर काफी कर्ज हो गया है, तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म को बंद करते हैं। मतलब किसी भी कारण से पार्टनरशिप फर्म को जब बंद करते हैं तो उसी को कहते हैं साझेदारी फर्म का विघटन। इस कंडीशन में जो भी पार्टनर होते हैं वो अपनी संपत्ति को बेच देते हैं और अपने दायित्वों का भुगतान करते हैं। मतलब जब फर्म का विघटन होता है तो उस कंडीशन में फर्म के जो साझेदार होते हैं वो अपनी संपत्ति निकाल लेते हैं, और बेचने के बाद जिनसे वो कर्ज लिए, जहां से उनका लाइबिलिटीज लिया हुआ है, वहां पेमेंट कर देते हैं। तो इसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। गुड। तो ये टॉपिक हमारा पार्टनरशिप था। अब अगला टॉपिक जो बताएंगे टॉपिक 2 के तहत, वो बताएंगे आपको कंपनी से रिलेटेड बताएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताएंगे। कंपनी जो होता है, कंपनी होता क्या है सर? तो कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसको हम कह सकते हैं कि यह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड पार्ट होता है, जिसके तहत हम क्या करते हैं? पार्टनरशिप में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उनको दूर किया जाता है कंपनी के तहत। तो कंपनी जो है ये हमारा 1956 के तहत स्टार्ट किया गया है, लेकिन इसमें बहुत सारा संशोधन किया गया है, जिस कारण अभी हमारा चल रहा है 2013 एक्ट। कंपनी में 2013 एक्ट चल रहा है। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसके तहत ग्रुप ऑफ मेंबर, मतलब विभिन्न सदस्यों के द्वारा मिलकर जब किसी फर्म को स्टार्ट किया जाता है तो वह उसके लिए क्या कहलाता है? एक कंपनी कहलाता है, जिसको हम कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो हम लोग 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो कंपनी जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राइवेट कंपनी, एक होता है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होता है? प्राइवेट कंपनी होता है जिसमें निजी व्यक्ति का आधिपत्य हो, इंडिविजुअल पर्सन का अधिकार हो, वो होता है प्राइवेट कंपनी। दूसरा होता है पब्लिक कंपनी, जिसपे सरकार का अधिपत्य हो, जिसमें गवर्नमेंट का अधिकार हो। प्राइवेट कंपनी जो होता है इसके तहत टाटा कंपनी होता है, जियो कंपनी होता है, रिलायंस होता है, बहुत सारी कंपनी होती है। लेकिन प्राइवेट और पब्लिक कंपनी होता है, इसमें गवर्नमेंट कंपनी होता है, जैसे बीएसएनएल हो गया हमारा, फिर हमारा गवर्नमेंट का बहुत सारा एमटीएनएल कंपनी हो गया, बहुत सारे गवर्नमेंट का कंपनी होता है। तो जो भी कंपनी होता है उसमें प्राइवेट कंपनी जो होता है उन मिनिमम जो होते हैं, इसमें 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं। गवर्नमेंट में मिनिमम 7 होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। याद रखिएगा सर। कंपनी जो हम लोग चल रहा है 2013 एक्ट चल रहा है। अब कंपनी जो हम लोग चलाते हैं उस कंपनी में जो हम लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो हम लोग का शेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? वो हम लोग का अमाउंट शेयर कहलाता है, क्योंकि किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट कैपिटल कहलाता है, लेकिन कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा? शेयर कहलाएगा। और जो भी बंदा शेयर लगाता है वो कहलाएगा शेयर होल्डर। क्या कहलाएगा?
अंशधारी इसको बोलते हैं। अंशधारी होता है वह व्यक्ति जो कंपनी में शेयर के रूप में धनराशि लगा रहा है, उसको हम कहते हैं शेयर होल्डर। अब शेयर क्या होता है? शेयर होता है कि कंपनी में पूंजी के छोटे छोटे भाग लगाते हैं, पूंजी के छोटे छोटे रूपों में लगाते हैं, उसको हम अंश कहते हैं। अंश दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रेफरेंस शेयर और एक होता है इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर होता है कि कंपनी में काम करने वाले एक वर्कर द्वारा, कर्मचारी द्वारा जो शेयर इन्वेस्ट किया जाता है वो होता है प्रेफरेंस शेयर, जिसका उनको कहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और बाहरी मेंबर इन्वेस्ट करते हैं तो कहलाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। तो बेसिकली इन्वेस्टर जो होते हैं कंपनी में वो इक्विटी शेयर होल्डर ही होते हैं। 99% जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के वो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। तो ये शेयर दो प्रकार का होता है। दूसरा होता है शेयर कैपिटल, अंश पूंजी। भाई अंश पूंजी क्या होता है? सभी शेयर को जोड़ देते हैं तो निकलता है हमारा शेयर कैपिटल। एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए एक पर्सन है वो लगा रहा है 5 लाख, तो उसके लिए कैपिटल कहलाएगा, लेकिन 5 लगाया तो क्या कहलाएगा? शेयर कहलाएगा। ये जोड़ दें क्या है? शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। कितना होता है सर? 5 प्रकार का होता है। ऑथराइज कैपिटल, अधिकृत पूंजी, वह पूंजी जिसके आधार पर कंपनी को रजिस्ट्रेशन किया गया है, जिसपे कंपनी का स्वामित्व होता है, जिसके आधार पर कंपनी को पंजीयन की प्राप्ति हुई है। दूसरा होता है इशूड कैपिटल, कंपनी द्वारा जारी किया गया अंश क्या कहलाएगा? इशूड कैपिटल। तीसरा हो गया सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल होती है जो कंपनी प्राप्त करता है वो सब्सक्राइब। चौथा होता है कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल होता है कि हमारा फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल याचना के द्वारा प्राप्त करता है तो कॉल्ड अप कैपिटल होता है। और पांचवा होता है पेड अप कैपिटल, मतलब कंपनी जो भी अंश प्राप्त कर रहा है, जो भी शेयर प्राप्त कर रहा है, वह उसके लिए पेड अप कैपिटल कहलाता है। शेयर कैपिटल 5 हो गया। अब कंपनी जब भी शेयर इश्यू करता है तो इश्यू करने का तरीका एट पार एट प्रीमियम होता है। इसके तहत हमारा एक टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन। भाई ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन होता है अधिलाभ। इसका मतलब होता है किसी भी कंपनी द्वारा जिन अंशों को जारी किया जाता है या किसी भी कंपनी द्वारा जितनी अंशों को इश्यू किया जाता है उससे अधिक अंश यदि कंपनी को प्राप्त होते हैं तो उसको हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। बेसिकली ओवर सब्सक्रिप्शन का यूज हम कहां करते हैं? एप्लीकेशन में करते हैं। इसके तहत हमारा चेंजिंग जो होता है वो एप्लीकेशन होता है। तो एंट्री क्या होता है? पहला एंट्री होता है रिसिप्ट का बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरा एंट्री होता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ये बैंक जो लिख रहे हैं ये आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। इसके तहत हमारा क्या है? इसके तहत हमारा कंसिडरेशन अदर कैश है। कंसिडरेशन में क्या है कि कुछ एसेट परचेज करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, एट पार होता है, प्रीमियम होता है, डिस्काउंट होता है। इसके तहत हमारा टॉपिक है फॉर फ्यूचर। फॉर फ्यूचर क्या होता है? अंशों का जब्तीकरण। जब्तीकरण मतलब क्या होता है? किसी भी कंपनी द्वारा जितनी मात्रा में शेयर इश्यू किया जाता है यदि उतनी मात्रा में उसको अंश प्राप्त नहीं होते हैं तो कंपनी उन अंशों को अपने पास रख लेती है। तो जिन अंशों को अपने पास रखती है उसको होते हैं अंशों का जब्तीकरण, और बाद में उसे कम दर पे रेशियो करती है, निकाल देती है, बेचती है, तो कहलाता है रेशियो। तो ये हमारा फॉर फ्यूचर था, रेशियो था। इसके बाद हमारा टॉपिक था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है कि किसी भी फर्म को स्टार्ट करने के लिए जो हमारा फाइनेंस होता है उस फाइनेंस को मेजरमेंट करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको मेजरमेंट करने का अलग अलग विधि होता है। जिसमें एक हमारा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें होता है अकाउंटिंग रेशियो, जिसमें होता है कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइड का स्टेटमेंट, कॉमन साइड स्टेटमेंट, कॉमन साइड बैलेंस शीट, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। तो इसमें एक टॉपिक हमारा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या सर? रोकड़ प्रवाह विवरण। यह एक ऐसा विवरण है जिसके तहत जब किसी व्यवसाय को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तहत स्टार्ट किया जाता है तो ये कहा जाता है कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमारा फिक्स नहीं होता है, उस अमाउंट में क्या होता है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है, मतलब अप डाउन, इन और आउट करता है, मतलब घटता और बढ़ता है। तो वो राशि कितना घट रहा है बढ़ रहा है उसको निकालने की विधि को ही कहते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण, जिसको कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट मेजरमेंट करने का जो विधि होता है वो दो होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। बेसिकली हमको इनडायरेक्ट जानना है तो इनडायरेक्ट निकालने का 3 विधि होता है। एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, परिचालन क्रिया, एक होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, विनियोग क्रिया, और एक होता है फाइनेंशियल एक्टिविटी, वित्तीय क्रिया। ये तीनों एक्टिविटी जब इंक्लूड होता है तो वहां निकलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद हमारा अगला टॉपिक जो है वो हमारा है अकाउंटिंग रेशियो। भाई अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है? लेखांकन अनुपात। लेखांकन अनुपात क्या होता है कि हम लोग जानते हैं इसमें 2 वर्ड है, एक लेखांकन मतलब ट्रांजैक्शन वर्क होता है और एक होता है रेशियो। रेशियो मतलब होता है कि 2 नंबर के बीच जो संबंध होता है, 2 चरों के बीच संबंध होता है, उस संबंध को निकालना ही कहलाता है अनुपात। तो हमारा अकाउंटिंग के तहत 2 वर्ड आता है, एक होता है एसेट्स, एक होता है लायबिलिटीज। तो एसेट्स और लायबिलिटी के बीच जो रिलेशन को ज्ञात करते हैं, मतलब संपत्ति और दायित्व के बीच जो रिलेशन ज्ञात करते हैं, उसको निकालना ही कहलाता है अकाउंटिंग
रेशियो। क्या कहलाता है? अकाउंटिंग रेशियो मेजरमेंट करने का 4 विधि होता है। एक होता है लिक्विडिटी रेशियो, एक होता है एक्टिविटी रेशियो, एक होता है लिक्विडिटी रेशियो, एक होता है सॉल्वेंसी रेशियो, एक होता है एक्टिविटी रेशियो और चौथा होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो सबसे पहला होता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो निकालने का 2 फॉर्मूला होता है। एक होता है करंट रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स वैसा एसेट जिसका यूज आप 1 साल करते हैं, कैश, बैंक, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, एक्वायर्ड इनकम, ये सब करंट एसेट है। करंट लायबिलिटी का वो लायबिलिटी जिसका पेमेंट आप 1 साल में करते हैं, बिल्स पेपर हो गया, लोन हो गया, क्रेडिटर हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, तो ये सब करंट लायबिलिटीज हो गया हमारा। दूसरा इसमें होता है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का नाम होता है एसिड टेक्स रेशियो या लिक्विड रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। फिर से रिपीट कर रहे हैं, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अगला हमारा टॉपिक जो है वो हमारा आता है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो का 3 फॉर्मूला होता है। तो तीनों फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो। तीसरा फॉर्मूला डेब्ट बाय इक्विटी, डेब्ट हो गया डिवेंचर, इक्विटी हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व माइनस प्रीमियम एक्सपेंसेस। दूसरा होता है हमारा टोटल एसेट डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट्स डेब्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला हो गया टोटल एसेट्स बाय डेब्ट। टोटल एसेट्स क्या हो गया? फिक्स प्लस करंट एसेट्स, और डेब्ट हो गया डिवेंचर। तीसरा होता है प्रोप्राइटरी रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी बाय टोटल एसेट्स, इक्विटी बाय टोटल एसेट। तीसरा हमारा मेथड होता है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो होता है जिसके तहत हमारा फॉर्मूला होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक। करंट एसेट टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय करंट एसेट्स। तीसरा होता है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स एसेट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा फिक्स एसेट। करंट एसेट टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा वर्किंग कैपिटल। लेकिन डेब्ट टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज बिल रिसीवेबल और एवरेज डेटर गुड। लेकिन क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बिल्स पेबल गुड। लास्ट होता है प्रॉफिट रेशियो। इसके तहत आपका फॉर्मूला होता है 3। पहला होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100, और नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। तीसरा होता है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। तो ये आपका ऑपरेटिंग रेशियो का। तो बेसिकली ये सारे कंटेंट को हम जो बता रहे हैं, इस कंटेंट को यदि 1 से 2 बार सुन लेते हैं तो आपका अकाउंट जो होता है रिविजन हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इस कंटेंट को रिवाइज कर लेंगे, ताकि आपको जो 12th एग्जामिनेशन दे रहे हैं, साथ ही साथ जिनको अकाउंट का नॉलेज चाहिए, यदि इस कंटेंट को 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि आपको ये समस्या होगा। साथ ही साथ ये इंफॉर्मेशन आप अपने दोस्तों मित्रों को ट्रांसफर कर सकते हैं। उनसे कहिए सर के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस कंटेंट को ध्यान से दें, ताकि नए नए कंटेंट मिलते रहेंगे। बाकी आपको बीएसटी का, इकोनॉमिक्स का हम वीडियो भेजेंगे, उसको ध्यान सुनेंगे। तो ये बेसिकली कंप्लीट अकाउंट का इंफॉर्मेशन हुआ, जिसको आप ध्यान से सुन लें। आप लोग एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जामिनेशन दें। ओके सर।